हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू लेट्स क्यूरियस एंड ग्रो। सो आज का टॉपिक है आपका लोकोमोशन इन पैरामीशियम। स्टार्ट करते हैं इनसे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो जो आपका पैरामीशियम है बेसिकली ये यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और जो इसकी लोकोमोशन रहती है बेसिकली ये चलता फिरता है सीलियास की हेल्प से। इसकी जो बॉडी होती है दैट इज स्ट्रीमलाइन बॉडी होने का जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बिहाइंड इट, जो ये हेल्प करता है इसकी वाटर में स्विम करने के लिए। बेसिकली दो तरह की लोकोमोशंस होती हैं, टू टाइप्स की लोकोमोशन रहती हैं पैरामीशियम में। नंबर वन इज़ थ्रू द सिलरी मूवमेंट एंड सेकेंड वन इज़ थ्रू द मेटाबॉलिक लोकोमोशन इज़ देयर। जो सिलरी मूवमेंट्स होती हैं बेसिकली सिलरी मूवमेंट्स उन्हें इसलिए कहते हैं बिकॉज जो सिलियास होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म में एक लाइन सी होते हैं। लोकोमोशन इन्हें फॉरवर्ड जाने में हेल्प करता है स्पाइरल ट्रैक के थ्रू। दो तरह की ऑसिलेशंस होती हैं सिलिया की। नंबर वन इज़ इफेक्टिव स्ट्रोक एंड सेकेंड वन इज़ रिकवरी स्ट्रोक। You can see clearly here through the images showing in front of your screen, that is in the scale manner 1 to 12. So it is the effective beat. सिलियाज इस तरह से हिलते हैं। रिकवरी स्ट्रोक के लिए आपको 1 to 6 7 तक जाना पड़ रहा है। इफ़ेक्टिव स्ट्रोक के लिए आप 7 to 12 वाली चीज़ देख सकते हैं। जब ये रिकवरी स्ट्रोक करेंगे तो आपको ये जो सिलियाज हैं इनकी मूवमेंट एक दूसरे की तरफ आते हुए दिख रही है। इफ़ेक्टिव स्ट्रोक में दे आर गोइंग अगेंस्ट इट। सो इफ़ेक्टिव स्ट्रोक में होता क्या है, जो सिलियास हैं वो एंटायर बॉडी के रिजिड बन जाते हैं। इनकी बीटिंग जो होती है वो बैकवर्ड करने लगती है क्योंकि इन्हें बॉडी को रोटेट करना रहता है लेफ़्ट साइड से लॉन्ग एक्सिस तक। तो बेसिकली ये पुश करते हैं इन्हें अपोजिट क्लॉकवाइज मैनर में एक स्पाइरल ट्रैक में। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इफ़ेक्टिव स्ट्रोक। दूसरी अगर हम बात करें दैट इज़ रिकवरी स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक में जो मूवमेंट रहती है सिलिया की वो फ्लेक्सिबल होती है और ये धीरे धीरे स्लो बाई स्लो बैक आने की कोशिश करते हैं। जो ओरिजिनल स्टेट होती है इनकी वर्टिकल, उसी स्टेट में ये वापस आते हैं। सो इसीलिए इसे रिकवरी स्ट्रोक कहा जाता है। जो सिलियास होते हैं वो ट्रांसवर्स रो में बॉडी के थ्रू बीट करते हैं साइमल्टेनियसली। जैसे जैसे बॉडी मूवमेंट करती रहेगी वैसे वैसे ये भी बीट करते रहेंगे और इस मूवमेंट को सिंक्रोनस मूवमेंट कह देते हैं। अगर सिलियास लॉन्गिट्यूडनल रो में मूव कर रहे हैं वन बाय वन, सो उस मूवमेंट को मेटाक्रोनस मूवमेंट कह दिया जाता है। So recovery stroke में there are two types of movements identified, synchronous as well as metachronous movements. Second locomotion is by the metabolic locomotion is there. मेटाबॉलिक मूवमेंट होती है पैरामीशियम की, बेसिकली प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट रहती है। इसमें ऑर्गेनिज्म फ्लेक्सिबल बॉडी करता है अपनी पूरी तरह से। बॉडी की शेप जो है वो मेटाबॉलिक ही चेंज कर देता है और बॉडी शेप को चेंज करना जो एक टर्म है दैट इज़ कॉल्ड मेटाबॉली हेयर। सो यू कैन सी क्लियरली इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन दैट इज़ रोटेशन ऑफ सेल. Here is showing cilia in center and third one is the line of travel. So it is in the direction of movement and it is showing that line indicated upward motion, that is showing axis of movement is there. So metabolic movement में basically बॉडी शेप चेंज हो जाएगी और बॉडी शेप चेंज होने की एक टर्म है मेटाबॉली से कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो वी विल कम टू न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम की। जो पैरामीशियम है वो अपना फूड कैसे इनटेक करता है, कितने टाइप की न्यूट्रिशन जो है इसमें रहती है। सो पैरामीशियम इज़ बेसिकली शोइंग हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इट ऑल्सो मे बी होलोजोइक टाइप. So it also feed on unicellular organism like algae, diatoms, etc. फूड फीडिंग मैकेनिज्म जो इसका आता है बेसिकली जो फूड है वो मेनली हमने अभी भी बात की कि बैक्टीरिया, एल्गे या ईस्ट इसके मेन फूड रहते हैं। इसमें सिलियास होते हैं। सिलियास के साथ ही ऑरल ग्रुप्स होती हैं। ऑरल ग्रुप्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, दैट इज शोइंग द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम में ऑरल ग्रुप आपको दिखाई दे रही है। ऑरल ग्रुप का काम रहता है बेसिकली ये कॉन शेप्ड की रहती है। यहाँ से वाटर जो है वो
अंदर जाता है और वाटर के थ्रू ही फूड पार्टिकल्स भी वेस्टिब्यूल में पास होते हुए साइटोक्रोम तक जाते हैं। साइटोक्रोम से एंड तक आते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज साइटोफेरेंक्स। साइटोफेरेंक्स इज हियर अ फूड वैक्यूल, जहाँ पे फूड वैक्यूल जो है वो फूड पार्टिकल्स को रखता है अंदर। नेक्स्ट, डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। जो डाइजेशन होती है इनकी, वो रोटेटरी मूवमेंट्स के थ्रू होती है, एंडोप्लाज्म के थ्रू होती है। उसे साइक्लोसिस कह दिया जाता है बेसिकली। जो फूड वैक्यूल्स होते हैं उनका जो काम रहता है बेसिकली डाइजेस्टिव कैनाल्स के इक्विवेलेंट ही रहता है, क्योंकि जैसे ही साइक्लोसिस होती है, साइक्लोसिस मीन जैसे ही डाइजेशन होती है, तो साइटोप्लाज्म एंजाइम सीक्रेट करना शुरू कर देता है ताकि खाना जो है वो पच सके ड्यूरिंग एल्कलिन मीडियम। क्योंकि ये वाटर में है, एल्कलिन मीडियम है, तो फूड को जो है डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स का सीक्रेट होना ज़रूरी है, और एंजाइम साइटोप्लाज्म यहाँ पे सीक्रेट करता है। इजेशन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, जो रह गए हैं, जो डाइजेस्ट नहीं करने वाली है साइटोफेरेंक्स, वो क्या करते हैं, इजेस्ट आउट हो जाते हैं साइटोफेज के थ्रू। जैसे ही स्ट्रीमिंग मूवमेंट होगी, ये वाटर स्ट्रीम में आगे पीछे बढ़ेगा, तो एंडोप्लाज्म के थ्रू जो है वो बाहर इजेस्ट आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे इसकी बॉडी से। Next, we are talking about the osmoregulation in paramecium. Here in the right hand side, you will show the diagrammatic representations, जिसमें आपको लेबलिंग साथ में दी गई है। Here you will see clearly where is the contractile vacuole, radiating canals, micro and macronucleus, as well as food vacuoles, cytosome, oral grooves and pellicle cilia, etc. सो ऑस्मो रेगुलेशन में बेसिकली जो पैरामीशियम है उसमें दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स रहते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर एंड पे। इनका जो फंक्शन है बेसिकली वो है ऑस्मो रेगुलेशन करना। और ऑस्मो रेगुलेशन आप बेसिकली जानते हैं कि वाटर को रेगुलेट करना बॉडी से लेके एक्सक्रीशन तक। उसमें नाइट्रोजनस बेस्ड हैं, यूरिया है, अमोनिया है, उनको एक्सक्रीट आउट करना बॉडी में, वो कहलाता है आपका ऑस्मो रेगुलेशन। क्योंकि एक्सेस वाटर होता है, क्योंकि एंडोस्मोसिस इसमें कंटिन्यू होती रहती है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो जो टिब्यूल्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाकर नेफ्रीडियल ट्यूब्स में जाके फीडर कैनाल्स तक आते हैं, वहाँ से कलेक्ट होते हैं, एम्पुला में आते हैं। एम्पुला की सीरीज़ 6 to 11 रेडिएटिंग कैनाल्स आर देयर। उसके बाद ये डिस्चार्ज होके फिर वैक्यूल में आते हैं। हर कैनाल जो है वो कॉन्स्पीसेस है, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूल बना हुआ है। हर एक वैक्यूल स्वेल्ड है उसे डायस्टोल कह दिया जाता है, क्योंकि उनका साइज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिस्टोल हो जाता है, स्वेल होता है, डायस्टोल हो जाता है। और इसमें जो पोर्स रहते हैं बेसिकली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अल्टरनेटिवली, और जो इंटरवल रहता है इनका कॉन्ट्रैक्ट करने का 10 to 20 सेकेंड है। मीन्स 10 से 20 सेकंड में से डायस्टोल स्वेल भी होना है और कॉन्ट्रैक्ट भी होना है, वापस सिस्टोल भी करना है, लाइक एज आर हार्ट डू। नेक्स्ट, जो पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं वो एंटीरियर वैक्यूल से ज़्यादा फास्टर मैनर में काम करते हैं, क्योंकि इन्हें ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो है वो इनटेक करना होता है। पोस्टीरियर रीजन जो है वो साइटोफेरेंक्स के पास होता है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स रहते हैं यहाँ पे, उनका काम होता है ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को मेंटेन करना इन द बॉडी साइटोप्लाज्म बाय डिस्पोजिंग ऑफ द एक्सेस। और एक्सेस जो वाटर है उसे बाहर निकाल देना इनका काम रहता है बेसिकली। इसलिए जो पोस्टीरियर रीजन के आपके वैक्यूल्स होते हैं उन्हें ज़्यादा जो है वो काम करना पड़ता है फास्ट, जिसे कहें, as compared to the anterior vacuoles. So that's all about the locomotion in paramecium. I hope you will get it clear. You can also start making note from this, और diagrams आपके लिए बनाना necessary है. So stay tuned with Let's Curious and Grow and keep studying. Thank you so much.